नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का एक बार पुनः इस सरोकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारे मारवाड़ का इतिहास। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास के अंदर मैं बात करूं तो मारवाड़ के अंदर कौन सी डायनेस्टी है जो हमारा शासन था। तो मारवाड़ के अंदर डायनेस्टी थी, उसका नाम था हमारे राठौड़। राठौड़ डायनेस्टी का क्या था, शासन था। पहले मारवाड़ के अंदर हमारे है जो प्रतिहार हुआ करते थे, और प्रतिहारों के बाद में ये प्रतिहार हुआ था इंदा प्रतिहार। और उन्होंने बाद में ये जो राजधानी है वो इन राठौड़ों को जो देश में दे देता है, और बाद में यहाँ से हमारी एक डायनेस्टी आ जाती है जिसका नाम था हमारे आपके राठौड़ डायनेस्टी आ जाती है। अब बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ के अंदर सबसे पहले देखेंगे जो राठौड़ थे उनको कौन कौन सी रियासत थी जिसको मारवाड़ बोलते, उसके अंदर कौन कौन से है जो लोकेशन उसकी है, जोग्राफिकल एक्सटेंशन उसका क्या, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं इनकी रियासतों की। तो सबसे पहले देखें इनकी रियासत। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी रियासतें। रियासतों की बात करो तो इनकी एक रियासत थी हमारी जोधपुर मेन। इसके अलावा किशनगढ़ भी था, और इसके अलावा किशनगढ़ और एक इनकी रियासत है जिसका नाम था आपके बीकानेर। तो इनकी तीन रियासतें थी, प्रमुख रूप से इनकी तीन रियासतें थी। आगे हम चर्चा करते हैं। तो इन रियासतों के बारे में जान रहे हैं भाई, जो हमारे मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ थे उनकी कौन कौन सी रियासतें थी। तो जोधपुर थी, किशनगढ़ थी और बीकानेर थी। अब बात करते हैं इनका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है। इनकी उत्पत्ति के बारे में या इनका ओरिजिन के बारे में क्या तर्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। तो इनके ओरिजिन के बारे में कुछ तो कहते हैं कि ये हमारे दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट हुआ करते थे। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे, और कुछ बोलते हैं ये हमारे कन्नौज के घेड़वाल थे। कन्नौज जो कि हमारी यूपी के अंदर क्या पड़ती जगह है, और वहां के क्या कहते हैं आपके घेड़वाल थे। इनके बारे में ध्यान रखना भाई। कुछ तो इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं कि ये कहाँ के थे आपके राष्ट्रकूट के, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे। और कुछ क्या बोलते हैं कि कन्नौज क्या थे आपके घेड़वाल थे। अब बात करें इनके बारे में क्या है या और कौन कौन सी जानकारी है। तो सबसे पहले बात करें इन राठौड़ों का एक आदि पुरुष था, फाउंडर या आदि पुरुष। आदि पुरुष या फाउंडर जिसको बोलते हैं, या मैं बात करूं संस्थापक बोल लो, जिसने इस डायनेस्टी की गई थी स्थापना की थी। तो हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, उस टाइम भी हमने पढ़ा था कि जो आपके मेवाड़ वाले थे, मेवाड़ जो था या गुहिल थे, उनकी जो डायनेस्टी की स्थापना कौन करता है, तो वो गुहिल करता है। उसके बाद में बप्पा रावल आ गया था, तो वो हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था राव सिंहा, और उस राव सिंहा को क्या माना जाता है, राठौड़ों का क्या माना जाता है, संस्थापक या क्या माना जाता है, फाउंडर या मैं बात करूं आदि पुरुष माना जाता है। अब हुआ क्या था एक्चुअली के अंदर, तो हमारे यहाँ पर जो
जोधपुर वाला या मारवाड़ वाला या जो ये पाली वाला जो बैकग्राउंड हुआ करता, यहाँ पर कुछ ब्राह्मण रहते हैं जिनको बोलते हैं पालीवाल ब्राह्मण। आपने सुना भी होगा, आप जब ज्योग्राफी वगैरह ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहाँ पर नाम सुना होगा कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो अस्थायी झील का निर्माण किया जाता है उसको खड़ीन बोलते हैं। तो वही पालीवाल ब्राह्मण। और ये पालीवाल ब्राह्मण पहले व्यापार के लिए जाया करते थे, तो व्यापार के लिए जाते थे, उनके साथ में अक्सर घटनाएं हो जाती थी कि लूटपाट हो जाती थी, चोरी वगैरह इनके साथ में ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। तो कन्नौज के अंदर एक राजा था, कन्नौज के अंदर एक राजा था और उस राजा का नाम था राजा सेतराम। राजा सेतराम उसका नाम था। और उस सेतराम जी के पास में जाते हैं और सेतराम जी के बारे में कहा जाता है सेवराज जी, जो सेतराम जी थे इनके टोटल 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र इनके थे। अब सेतराम जी के पास में कहते हैं कि इनके जब जो राव सिवा हुआ था ये लगभग 50वां नंबर था। तो इस राव सिया के बारे में कहा जाता है कि 49 सियो बड़ो सिया सो 50 बड़ा, अर्थात 49 से तो सिया से बड़े हैं 49, और 50 कहाँ से सिया से छोटे हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है। तो सेतराम जी जब ये राव सिया, जब इसका जन्म हुआ राव सिया का, तो कहते हैं कि पहले वो नर्स जो दाई माँ हुआ करती थी जो इसकी डिलीवरी कराने वाली थी, तो उसको राजा ने कहा था कि जब जन्म हो एग्जैक्ट टाइम, तो उस टाइम पहले वो टाइम वगैरह या नक्षत्र निकालते थे, नाम वाम निकालते थे। तो उस टाइम वो घड़ी वगैरह हुआ नहीं करती थी। तो उस टाइम उसने कहा कि जब पेड़ की जो छाया है उस छाया जमीन पर क्या बना देना, चित्र बना देना। और उसके बाद में पंडित जी को बुलाकर इसका एग्जैक्ट टाइम पता करके इसका कौन सा मुहूर्त था, कौन सा नक्षत्र वगैरह ग्रह उनकी क्या स्थिति, उसके आधार पर इसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो जो नरस थी वो काम काम के अंदर भूल गई थी ये सारी चीजें। तो भूल जाते हैं तो वो बाद में उसको याद आता है, घंटे 2 घंटे बाद में उसको याद आता है कि राजा जी ने मेरे को ये काम किया। तो बाद में वो जाती है, राजा जी आने वाले तो उससे पहले जल्दी जल्दी के अंदर वहाँ पेड़ के अंदर छाया बना देती है। राजा जी आते हैं, साथ में उस ब्राह्मण पंडित वगैरह को लाते हैं, वो छाया दिखाते हैं। और तब तक ग्रह नक्षत्र की स्थिति चेंज भी हो गई थी। और जो पंडित जी आते हैं वो देख के उनको कह देते हैं कि जो राजा है, ये जो ये पुत्र जन्मा है ये तुम्हारे लिए जो शुभ नहीं है। यदि बाप इसका या देख लेता है, चेहरा देख लेता है, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऐसा उसको कह देते हैं। तो सेतराम जी के पुत्रों का कोई वो था नहीं, बहुत सारे पुत्र थे। तो जो कुछ जिल्लात थे उनको बोल दिया गया जो ये पुत्र है इसको कहीं जंगल में छोड़ रहे हो या कहीं मार दो। तो जो जिल्लात है उसको इस राव सिया को कहते हैं कि जंगल के अंदर छोड़ के आ गए थे। और शहर की कोई गुफा थी, उस गुफा के पास में छोड़ जाते हैं क्योंकि जैसे कोई शहर या सैनी बाहर आएंगे तो वो क्या करते हैं कि इसको मार देंगे या खा लेंगे। तो वो वहां पर छोड़ देते हैं। ये जो रावसिया जब बच्चा था तो ये लुढ़कते 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 है जो उस शेरनी के पास में चला गया था। जस्ट शेरनी ने कहते हैं कि सावकों को जन्म दिया था। तो जो शेरनी थी उसको लगा कि ये जो बच्चा है ये मेरा ही पुत्र है। तो बाद में जो शेरनी थी वो राव से उसी का दूध पिए, उन जो शावक थे उनके साथ खेलता, उन्हीं की तरह चलता था, सेम उसी की तरह बिहेवियर करता था। तो एक बार ये पालीवाल ब्राह्मण उधर से जा रहे थे और पालीवाल ब्राह्मणों ने जो राव सिया था उसको वहां पर देख लिया। तो बाद में इन्होंने जो राजा को जाके बताया कि हमने इस प्रकार एक मनुष्य को देखा जो कि शेर के बच्चों के साथ में जो खेल रहा था और पास में शेर नहीं बैठी थी, वो कुछ भी नहीं कह रही थी। तो बाद में राव सिया भी देखता है और बाद में सैनिकों को आदेश देता है कि उसको पकड़ के लेके आओ। जो वहां पर उसको वापस दरबार के अंदर लाते हैं, उसको वापस नहलाते हैं, बाल वाल उसके कटिंग करते हैं। तो बाद में वो जो जिला थे वो वापस बताते हैं कि जो आपके वो इस प्रकार की जो घटना हुई थी उसको हमने मारा नहीं था और वहां पर छोड़ के आ गए थे। तो बाद में पालीवाल ब्राह्मणों के साथ वो घटना हुआ करती थी चोरों वगैरह की। तो बाद में जो राव सिया था, जो सेतराम जी थे, वो बाद में सेतराम जी राव सिया को पालीवाल ब्राह्मणों को सौंप देता है कि आज से तुम्हारा राजा ये है, इसको आप दे देना और आज से ये तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा, चोरों से आपके लिए लड़ेगा। तो बाद में कहते हैं कि सेतराम जो राव सिया थे वो वहां पर यहाँ पर आ जाते हैं और बिट्टू के अंदर ये आपको क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। श्योर बिट्टू के अंदर चीजें खेड़ को राजधानी बनाता है। तो ये थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन था। तो ध्यान रखना भाई, ये कन्नौज के सेतराम जी के 51 पुत्र थे। कौन? राव सिया। आगे मैं बात करूं,
अब बात करते हैं इनकी कुल देवी की, कि जो राठौड़ थे इनकी कुल देवी कौन थी, और बात करूं इनकी इष्ट देवी कौन थी। तो राठौड़ों को मैं कुल देवी की बात करूं तो राठौड़ों की जो कुल देवी है वो थी हमारी नागनेची माता। नागनेची माता जिसका मंदिर नागाना के अंदर है। कहां पर है? नागाना बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? नागाना बाड़मेर के अंदर इनका क्या मंदिर है। तो ध्यान रखना इनकी जो कुल देवी है वो कौन थी। और बात करें, एक राजा था जिसका नाम था राव दुहड़, और ये जो राव दुहड़ है इसको कर्नाटका से लेके आया था। कहां से लेके आया था? कर्नाटका से लेके आया था। कहते हैं कि जब ये मूर्ति लेके आ रहा था तो उसको ऐसा कहा गया था कि जो तू जहां से मेरे को पीछे मुड़ के देख लेगा ना, मैं उससे बाद में उससे आगे जो ये मूर्ति नहीं जाएगी। तो कहते हैं राव दुहड़ जब कर्नाटका से रवाना हुआ तो वो पीछे कहीं मुड़ के नहीं देखते। नागानाम आता है तो वो थक जाता है और वहां पर रात्रि विश्राम करते हैं। जब वापस वो रवाना होते हैं वापस जिस दिशा में आए तो वापस उसी दिशा में है जो वापस चलना प्रारंभ करते हैं। तो बाद में कहते हैं कि मूर्ति उससे आगे गई नहीं थी। तो बाद में वहीं पर इसका क्या बना गया था? मंदिर बना गया। तो ध्यान रखना इनके जो कुल देवी है वो कौन है? आपके नागनेच माता है। राव दुहड़ कहाँ से लेके आए थे इसको? कर्नाटका से लेके आए थे। राव दुहड़ आपने नाम सुना होगा, थोड़ा सुना हुआ नाम हो सकता है आपका। हम जब कल्चर पढ़ते हैं तो हमारे एक लोक देवता था जिनका नाम था पाबूजी, और पाबूजी के पिताजी थे जिनका नाम था राव दुहड़, सॉरी धांधल जी। धांधल जी नाम था। और ये जो धांधल जी के बड़े भाई कौन थे? राव दुहड़ थे। तो इनका भी पाबूजी से भी थोड़ा क्या कनेक्शन है, भतीजे थे पाबूजी इनके। तो ये भी ध्यान रखना। राव दुहड़ कौन थे? कर्नाटक से नागनेची माता क्या लेके आते? मूर्ति लेके थे। नागना बाड़मेर के अंदर इनका क्या मंदिर है। अगला आता इष्ट देवी। इष्ट देवी इनकी बात हो तो इनकी इष्ट देवी आपकी करणी माता। और करणी माता का मंदिर कहाँ? तो सबको पता है, देशनोक बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर के अंदर। और आपको सुना भी होगा मेहरानगढ़ जो किला है उसकी नींव भी कौन लगाते हैं? आपकी करणी माता ही लगाती है। तो ये हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन इन राठौड़ों के बारे में देखा। अब चलते हैं हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस के। तो मारवाड़ की हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो मारवाड़ हिस्ट्री के अंदर प्रमुख 4 राजा हमारे सिलेबस के अंदर है, जिसमें एक है हमारा राव जोधा, उसके बाद आएगा आपका मालदेव, एक राजा था आपका जसवंत सिंह, और एक राजा था आपका दुर्गादास राठौड़। तो ये प्रमुख आपके क्या है? 4 ही राजा जो आपके क्या सिलेबस में। तो इसके बारे में थोड़ा जानना, सिलेबस भी आपको पता भी होना चाहिए ना, आप जो जिस बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 4 राजा आज की क्लास के अंदर जोधा के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे 2 क्लास होगी वो मालदेव पर होगी। उसके बाद अगले जो वाले राजा वो केवल सिंगल सिंगल क्लास के हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3-4 दिन लास्ट मान लो आप। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? राव जोधा के बारे में। राव जोधा की मैं बात करूं तो राव जोधा का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1438 से लेकर 1484 तक इसका क्या था टाइम था। सबको पता है। रणमल का क्या था? मैंने बताया था ना आपको, मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर कुंभा पढ़ाया था, उससे पहले इसका जिक्र भी किया था मैंने कि ये जो जोधा था ये रणमल का पुत्र था। किसका पुत्र था? रणमल का पुत्र था। रणमल था वो आपके हंसाबाई का क्या था? भाई था। हंसाबाई कौन थी? तो जो कुंभा थे उसकी दादी थी हंसाबाई। तो उसका क्या था? ये भाई था। रणमल को बाद में इसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था भारमली, और उस भारमली के साथ रणमल को तो मार दिया जाता है, और जोधा को वही मारने वाले थे लेकिन जोधा भाग जाता है। और बाद में भाग के बीकानेर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है काहूनी गांव। क्या नाम है? काहूनी गांव, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपके बीकानेर के अंदर है। वहां पे भाग के क्या लेता है? शरण लेता है। बाद में इन दोनों के बीच में काफी संघर्ष भी चलता है। कुंभा जो जोधा था उसने कई बार कोशिश भी करी। मंडोर इनकी मेन राजधानी उस टाइम मंडोर हुआ करती थी, मंडोर को जीतने की उसने कई बार कोशिश करी लेकिन असफल रहा। उसके बाद में 1453 के अंदर फाइनली आंवल बांवल वाली संधि होती है
लेकिन संधि से पहले लगभग जोधा में बात करूं तो लगभग 70-80% मंडोर पर अपना कब्जा कर चुका था। तो कुंभा को लगा कि अब कब्जा कर चुका है ना, उधर हंसा जो दादी थी हंसा भाई वो भी कह रहे थे, तो बाद में इसके साथ वो संधि कर लेते। तो आंवड़ बांवड़ संधि 1453 के अंदर होती है दोनों के बीच में। मैंने वो सारी हिस्ट्री हमने वहाँ कुंभा के अंदर देख लिया। अब मेन दो चार ज्यादा पॉइंट नहीं, तीन चार लास्ट पॉइंट मान लो, तो उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो था हमारा कौन, जोधा था। अब बात करें जोधा की। जोधा 1459 ईस्वी के अंदर या ईस्वी में जोधपुर की क्या करता, आपकी स्थापना करता। जोधपुर की क्या करता, स्थापना करता। तो यह भी ध्यान रखना भाई, जोधपुर की स्थापना कौन करता, हमारे जोधा करता। और कब करता, 1459 के अंदर करता। जोधपुर की स्थापना करता, इसके साथ में एक किले का निर्माण करता जिसका नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है, मेहरानगढ़। दुर्ग का भी क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो ये ध्यान रखना, जो जोधा था इसने 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना करता है और मेहरानगढ़ का क्या करता है, निर्माण भी करवाता है। इस किले के बारे में आपने सुना होगा। तो जो मेहरानगढ़ है इसकी नींव की बात करूं तो इसकी जो नींव थी वो लगाते हमारे करणी माता। करणी माता इस दुर्ग की लगाती, नींव लगाती, नींव रखती है या लगाती है वैसे मान लो आप, है ना। तो ध्यान रखना भाई, करणी माता तो इसकी क्या लगाती है, नींव लगाती है। आगे मैं बात करूं, जो करणी माता थे वो हमारा थोड़े जोधपुर वाले उनको, या मैं बात करूं जो राठौड़ थे, करणी माता को ज्यादा मानते थे इसलिए। और इस टाइम करणी माता के कुछ पर्चे या मैं बात करूं चमत्कार क्या था सबसे ज्यादा है जो चल रहे थे। और जो करणी माता थी, जो करणी माता थी वो रणमल की धर्म बहन थी। रणमल जो कि आपके जोधा के तो पिता थे, उनकी धर्म बहन थी। तो इसलिए भी, और उस टाइम पर्चे भी कुछ ज्यादा ही चल रहे थे, तो उसने करने माता इसके लगाते, नींव लगाती थी। और एक राजा राम नाम का कोई व्यक्ति था, उसके बल्ली भी देते, उसकी नर बल्ली भी दी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आगे बात करूं, 1460 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाता जिसका नाम है चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता के मंदिर का क्या करवाता, निर्माण करवाता। ये ध्यान रखना भाई, चामुंडा माता निर्माण करवाता। यहाँ पर एक घटना हुई थी 2008 के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग इंट्रोड्यूस करवा दो तो आप लोगों को। क्या घटना हुई थी, घटना हुई थी 2008 के अंदर। और घटना हुई थी आपके, जिसको नाम जानते हैं मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जानते हैं। मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जानते हैं। घटना क्या हुई थी, तो अचानक है जो मधुमक्खियों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो काफी लोग भी घायल हुए थे यहाँ पर। हमारे काम की एक ही चीज है कि भाई जो मेहरानगढ़ से दुखांतिका वो इस चामुंडा मंदिर के अंदर ही हुई थी, 2008 के अंदर हुई थी। इसकी जांच के लिए बाद में एक आयोग भी तैयार किया था, उसका नाम आप थोड़ा ध्यान रखना। और उसका नाम था आपका जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। ये उस टाइम करंट का सवाल था, हो सकता है आपको वापस पूछ लें। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग की स्थापना की थी मेहरानगढ़ दुखांती का नाम से हुई थी 2008 के अंदर। और कौन से किले के अंदर हुई थी आपके, इसी किले के अंदर हुई थी। इसकी एक रानी थी और रानी का नाम था आपके जसमद। जोधा की रानी का क्या नाम था, रानी जसमद था। और ये जो जसमद थे
ये यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाती है जिसका नाम था रानीसर तालाब। तो रानीसर तालाब का भी निर्माण कौन करवाती है? जोधा की रानी, जिसका क्या नाम था आपके रानी जसमत था, वो इसका क्या करवाते हैं, रानीसर तालाब का भी क्या करवाती है, निर्माण करवाती है। जोधा के बारे में देखें तो जोधा दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कहाँ का राजा था आपका? दिल्ली का था। और इसको भी क्या कर रहा था आपका? हरा था। मारवाड़ का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक यदि किसी को कहा जाता तो वो कौन है? हमारा जोधा, जिसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सबसे पहला प्रतापी राजा या सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। ये कहने वाले बंदे थे, उनका नाम था जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा या जीएच ओझा, इनको क्या कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना भाई। जोधा सबसे उस टाइम का सबसे प्रतापी शासक था, यह पहला प्रतापी शासक था। और ये संज्ञा कौन देता, कौन कहता? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको ये बात बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जोधा के बारे में आज की जानकारी थी। और तो जोधा के बारे में ज्यादा कल्चर अचीवमेंट है नहीं, थोड़ी बहुत हमने पहले पढ़ भी लिखी थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। जोधा के बारे में इसके टाइम पीरियड याद रखना, 1438 से 1484 का टाइम पीरियड था। 1459 के अंदर ये मेहरानगढ़ किले के अंदर या मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखता है, नींव करणी माता रखती है। और राजा राम जयती की नर बलि दी गई थी इसके अंदर। और मैं बात करूं 1460 के अंदर चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करता है, जहां पर 2008 के अंदर मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई थी, जिसकी जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद यहाँ इसकी रानी थी जिसका नाम था जसमादे, और जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। और उसके बाद में राणा मारवाड़ के सबसे प्रतापी शासक इसको माना जाता है। और इस संज्ञा देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो उसका नाम था जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके बारे में कुछ जानकारी हमने पहले देखी थी जोधा के बारे में, कि भाई जो जोधा है, जोधा के जो पिता थे उनका नाम रणमल था। मेवाड़ में रहा करते थे, ज्यादातर टाइम उन्होंने वहीं पर स्पेंड किया था। ये आपके कुंभा के पिता थे आपके महाराणा मोकल, और मोकल के संरक्षक भी रहे ये। और बाद में कुंभा के भी क्या रहता है? संरक्षक रहता है। दोनों के गार्जियन के रूप में इन्होंने काम किया। इनकी जो बहन थी रणमल की, उसका नाम था हंसाबाई। और जो हंसाबाई थी उसका विवाह किसके साथ हुआ? राणा लाखा के साथ में इसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। राणा लाखा जो कि मेवाड़ के थे, इनके साथ में इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। हंसाबाई जब राणा लाखा जब एकदम यूं लास्ट स्टेज के अंदर थे, अब जाने वाला था ढोकरा, तब लास्ट में जाके इन्होंने जो हंसाबाई से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और विवाह कुछ अचानक ही हुआ था, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। बाद में राणा लाखा जी लास्ट स्टेज थी, राजा है जो मोकल को बनाना था, इसी बात पर उनकी ये शादी तय होती है, सगाई तय होती है। तो बाद में मोकल को राजा बनाया, तो मोकल तो छोटा था, तो बाद में राव चुंडा हुआ करता था, वो चुंडा कुछ टाइम के लिए संभालता है। बाद में हंसबाई को चुंडा पर कुछ डाउट होने की वजह से जो चुंडा था वो मालवा का राजा हुआ करता था होसिंग शाह, उस होसिंग शाह के पास में चला जाता है। बाद में अब संभाले कौन शासन? मोगल तो अभी भी छोटा। तो बाद में हंसाबाई अपने भाई को बुलाती है। इसका एक भाई था, रणमल का भाई था जिसका नाम था कान्हा। कान्हा खैर इस रणमल के थोड़ा जो विवाद ही चल रहा था, वो बोल रहा था मैं बनूंगा और ये बोल रहा मैं बनूंगा। रणमल थोड़ा पावरफुल व्यक्ति था, यूं डेल का डाकी टाइप का आदमी हुआ करता था, 7 फीट इसकी हाइट थी। तो कान्हा को वो राजा बना के गए थे। तो बाद में इसको ये चला जाता मेवाड़, मेवाड़ के अंदर कुछ टाइम के लिए वहां पर उसका गार्जियन बनता है। बाद में मेवाड़ वालों की सेना लगी उस कान्हा को भगा देता है, खुद मेवाड़ का क्या बना जाता है? राजा बन जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद में ये मोकल के लिए, सुरकुंभा के लिए वापस जाता है संरक्षण बनने के लिए, गार्जियन बनने के लिए।
बाद में हंसाबाई के डाउट के कारण ही बाद में इसको बारमली की सहायता से मरवा दिया गया था। बाद में जोधा है जो बाकी बीकानेर के कौन गाँव के अंदर क्या लेता है, शरण लेता है। तो ये तमाम बातें हमने पहले पढ़ रखी थी और ज्यादा हमने पढ़ना है नहीं, ज्यादा लंबा है भी नहीं जोधा। बस 3-4 मेन मेन आपको पॉइंट है वो याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग वाला आपको वैसे ऑटोमेटिक याद है। करनी माता नील के ये भी आपको याद है। आपको याद रखना है इसकी एक रानी थी जसमाता, उसने रानी से तालाब का निर्माण करवाया था और चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुखांति का हुई थी और मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक ये है। इसके अलावा इनकी कुल देवी इष्ट देवी के बारे में जान रहे इष्ट देवी करनी माता है, कुल देवी नागनेची माता है। नागनेची माता ऑप्शन में नहीं मिले तो चामुंडा माता लगाना। नागनेची माता का जो मूर्ति है वो राव दुहड़ कर्नाटक से लेके आया था और नागाना बाड़मेर के अंदर मंदिर बना था। इनका जो आदि पुरुष था वो हमारे राव सिया जी थे, जो कन्नौज के राजा सेतराम जी के 51वें पुत्र थे। इनको राठौड़ों के फाउंडर या आदि पुरुष कहा जाता है। और ये जो इनकी उत्पत्ति है राठौड़ों की, वो या तो कहाँ से मानी जाती है, या तो कुछ कहते हैं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे, या बोलते हैं कन्नौज जो यूपी के अंदर जगह थे वहां के घेड़वाल है। तो इनके बारे में जान रखना, इनकी रियासतें पढ़ ली। तो ये तमाम बात हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राव मालदेव। राव मालदेव थोड़ा सा बड़ा है, या तो हम एक क्लास के अंदर कोशिश करेंगे यदि हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो हम दो छोटी छोटी क्लास के अंदर उसको डिवाइड करके आराम से देख लेंगे। और उसके बाद में जसवंत सिंह और दुर्गादास राठौर दोनों एक एक क्लास के राजा हैं। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आप दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना और इसी तरह हमारे साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।